तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संचारी रोग। तो जैसा कि हमारे सिलेबस में संचारी रोग पहले था और हम लोगों ने उसको कवर भी कर लिया, तो ये हमारे रिवीजन क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो हम ये संचारी रोग को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संचारी रोग होते क्या है? ऐसे रोग जो एक एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल जाए, तो इन रोगों को हम बोलते हैं संचारी रोग। ठीक है। फ्रॉम अ रिजर्वॉयर टू अ ससेप्टेबल होस्ट। फ्रॉम अ रिजर्वॉयर टू अ ससेप्टेबल होस्ट मतलब कि जहां से वो बीमारी आनी होगी वहां से लेकर जिसको बीमारी होनी होगी वहां तक। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और इसके एक एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। कम्युनिकेबल डिजीज, अब इसका डेफिनेशन है ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम अ रिजर्वायर टू अ ससेप्टेबल होस्ट। मतलब जैसे पिछला स्लाइड में मैंने आपको समझाया था कि वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, और जो कैसे फैलती है, फ्रॉम अ रिजर्वायर टू अ ससेप्टेबल होस्ट मतलब बीमारी के रिजर्वायर से एक ससेप्टेबल होस्ट मतलब जिसको बीमारी होनी होगी वहां तक, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। अब कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम रिजर्वायर टू ससेप्टेबल होस्ट मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम, जब से वो जो इन्फेक्शन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां से लेकर जब वो जिस इंसान पे हुआ है तब तक का जो पीरियड, जब उस जितने में उसको ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, वो बीमारी संक्रमित होगी, तब तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। ठीक है, और ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? सबसे पहले है इम्प्रूव ऑफ पर्सनल हाइजीन। जब हम अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें तो हमारा कम्युनिकेबल पीरियड कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल हाइजीन, सोसाइटी में अपने आसपास एनवायरमेंट में सराउंडिंग्स में अच्छे से क्लीन रखे, पानी कहीं इकट्ठा ना होने दे, मच्छर ना पनपने दे, कूड़ा घर के आसपास ना फेंके। तब अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, जब हम हर किसी इंसान को हेल्थ के बारे में अवेयर करें। अवेयरनेस अबाउट डिजीज, इसका मतलब है जब हम लोगों को जागरूकता फैलाएं बीमारियों के बारे में कि ये बीमारी ऐसे फैलती है, ऐसे लक्षण होते हैं और इनको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों के बीच। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, अब हमारी अलग अलग तरीके की संचारी रोग होती है। सबसे पहले है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स मतलब कि अलग अलग सोर्सेज पे जो डिपेंड होती है, जैसे कि जो इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, लंग्स, इन सब से जो जुड़े इन्फेक्शन होते हैं वो है हमारे ट्यूबरकुलोसिस। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब हमारी जो आंतड़ियां होती हैं, ठीक है, वो इन्फेक्शन जो हमारी इंटेस्टाइन से जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। मतलब उसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस। एक आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन, बॉर्न इन्फेक्शन मतलब जो हमें कीड़े मकोड़े से होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लेग। सरफेस इन्फेक्शन मतलब जैसे लेप्रेसी, ठीक है, कुष्ठ रोग होता है ना, हमारी स्किन पे होता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं सरफेस इन्फेक्शन में आएगा वो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो एक दूसरे से हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के कारण फैलती हैं। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एयर बोर्न ट्रांसमिशन, ऐसे इन्फेक्शन जो हमें एयर के थ्रू होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है, तो कोविड है वो भी हमारा एयरबोर्न ट्रांसमिशन के अंदर है। उसके बाद है इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कांटेक्ट एंड फेसेस, जब हम इन्फेक्शन ऐसा हमारा ट्रांसमिट हो जब हम किसी के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आए हो, या फिर फीसेस से, एक दूसरे के मल मूत्र से। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर, जो हमें दूषित पानी पीने से इन्फेक्शन होता है, जैसे कि टाइफाइड। ठीक है, फिर है हमारा चौथा इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैथोजेंस इन ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यूज, मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो हमें ब्लड में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैले या ब्लड टिश्यूज के थ्रू फैले। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग होते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आएगा हमारा फिजिकल कांटेक्ट, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जब हम फिजिकली कांटेक्ट में आए हो किसी के, ड्रॉपलेट्स,
ठीक है। जैसे ये इससे पिछले वाली स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया था एयरबॉर्न, जैसे कि हमने छींका, ठीक है, कहीं खुले में खांसी करी, तो वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो हमें एक से दूसरे की तरफ फैल सकते हैं ना, तो वो हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस में आएगा। ड्रॉपलेट ये डायरेक्ट कांटेक्ट में। इनडायरेक्ट में व्हीकल बॉर्न, मतलब जब इन्फेक्शन कैरी करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए होगी, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होगा, किसी चीज के थ्रू आया होगा, जिसमें हमारा इन एनिमेट और एनिमेट आएगा। इन एनिमेट मतलब फोमाइट्स, फोमाइट्स मतलब जब कीड़ों से होता है, ठीक है, और एनिमेट बायोलॉजिकल वेक्टर बॉर्न होंगे। इसमें हमारे दो आएगा, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जैसे कि वायरसेस, ऐसी बीमारी है जो हमें वायरस से हो रही है, ऐसी बीमारी है जो हमें फिलीरिया से हो रही है, ऐसी बीमारी है जो हमें साइक्लो प्रोपागेटिव से हो रही है। तो वायरस से हो रही है तो जितना भी वायरस बॉर्न डिजीज है वो हम इसमें रखेंगे। जितना भी साइक्लो डेवलपमेंट डिजीज है जैसे कि फिलीरिया से जो डिजीज होंगी वो हम साइक्लो डेवलपमेंटल में रखेंगे, और साइक्लो प्रोपेगेटिव में हम रखेंगे जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सारा बीमारी। फिर है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। तो थ्रू रेस्पिरेशन, जो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू होते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स। ट्यूबरकुलोसिस मतलब तपेदक, ठीक है, और चिकन पॉक्स मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी, ठीक है। अब है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज इन द वर्ल्ड। ट्यूबरकुलोसिस एक हमारा बहुत ही ज्यादा मेजर कंसर्न करने वाली चीज है हमारे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से बहुत लोग अफेक्टेड होते हैं। अगर हम पूरा सेंसस स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें तो मेनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, मेनली जो कंट्रीज डेवलप कर रही हैं अभी, जैसे कि इंडिया, ठीक है, अभी डेवलप नहीं हुई, डेवलप कर रही है, तो इन कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड है स्पेसिफिक इन्फेक्शंस डिजीज प्राइमरली अफेक्टेड द लंग्स। तो ये एक हमारी ऐसी डिजीज है जो डायरेक्ट हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। इट इज ऑल्सो अफेक्ट ऑल अदर वाइटल ऑर्गन, ये हमारे और भी तरीके के वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करती है, जैसे कि इंटेस्टाइन मतलब हमारी आंतड़ियां, ठीक है, ब्रेन, दिमाग, हड्डियां, जॉइंट्स, लिम्फ नोड्स, स्किन एक्सेट्रा। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड है फ्रॉम वीक्स, मंथ्स टू इयर्स डिपेंडिंग अपॉन डोज ऑफ इंफेक्शन एंड इम्यूनिटी ऑफ पेशेंट। इसका मतलब है कि हमें कब सिम्टम्स दिखाई देंगे। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब उस इंफेक्शन ने, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने हमारी बॉडी पे इन्फेक्ट किया, तब से लेकर कब हमें डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे, तो वो जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा वीक्स में भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है। तो ये डिपेंड होगा कि हमारे को कितना इन्फेक्शन लगा है या कितना उस बंदे की इम्यूनिटी पावर है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड होगा इंक्यूबेशन पीरियड, और हर किसी इंडिविजुअल का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब आप एक टीबी वाले पेशेंट से अगर पूछोगे कि आप कब एक्सपोज हो या फिर कब ऐसा हुआ और कब आपको ये लक्षण आने शुरू हुए, तो हर किसी इंडिविजुअल जो पेशेंट होंगे हर किसी का अलग अलग होगा। फिर है हमारा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को टीबी होने की आशंका होगी। जैसे कि ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन। ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिसमें हमारे बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, मतलब अगर छोटी जगह होगी और उसमें बहुत पॉपुलेशन रह रही होगी तो इससे भी टीबी होने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर किसी एक को हुआ तो इजिली वो स्प्रेड होगा, ठीक है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे। मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन मतलब कि अच्छे से उसका खाना पीना नहीं है, ठीक है। अगर खाना पीना नहीं होगा, उसको पोषण नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी इम्यूनिटी पावर खुद से नहीं बनेगी, तो इम्यूनिटी नहीं बनेगी तो उसकी वजह से उसको टीबी होने के ज्यादा चांसेस है। पुवर्टी, पुवर्टी मतलब गरीब है वो लोग, ठीक है, इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म मतलब जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इम्यूनिटी पावर वैसे भी बहुत लो हो जाती है, ठीक है। ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन जो नशे करते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन मतलब जिनको ऑलरेडी एड्स होगा, एचआईवी होगा, तो क्योंकि इनका ये सब चीज होती है तो इसकी वजह से इनकी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है बहुत कम हो जाती है, तो इनको टीबी होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हमारे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, हमारा टीबी का पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे हो सकता है। सबसे पहला है टीबी इज मेनली स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है। ड्रॉपलेट मैंने जैसे आपको बताया था बूंद वाले इन्फेक्शन। प्रोड्यूस बाय स्पूटम ऑफ पॉजिटिव पेशेंट, मतलब कोई पॉजिटिव पेशेंट है, किसी पेशेंट को टीबी है और उसने आपके सामने आके कहीं थूक दिया या खांसा बहुत तेज तेज की उसके जो मुंह से जो ड्रॉप्स हैं वो आप किसी और के मुंह में चले गए, तो इससे इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं और ये मेन कॉज है हमारा टीबी होने का। कफिंग, कफिंग मतलब खांसी करा किसी ने, ठीक है। नॉन स्प्रेड बाय फॉर्माइट्स, प्लेट्स एंड अदर प्लेट्स, ठीक है। और ये ऐसे नहीं फैलता जैसे कि किसी की झूठी प्लेट में खाने से या कोई आर्टिकल्स यूज करने से, ठीक है, ये ऐसे नहीं फैलता। साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे टीबी के? टायर्डनेस, बहुत थकान रहेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब बहुत बीमार, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को बिल्कुल भी। लॉस ऑफ वेट, अगर भूख ही नहीं लगेगी तो उसका वेट भी बहुत कम होगा। एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी उसको। इवनिंग राइज इन टेम्परेचर, इवनिंग राइज इन टेम्परेचर मतलब कि शाम को उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, मतलब पेशेंट को बुखार आएगा शाम के टाइम पे। सिटिंग स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, और पेशेंट रात को ज्यादातर सोएगा तो सो के उठ के अचानक से बैठ जाएगा क्योंकि उसको इतनी स्वेटिंग होगी, इतना बुखार हो जाएगा, तो इसकी वजह से। कफ फॉर लॉन्ग टाइम, और उसको लंबे समय तक खांसी रहेगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, अब हमारी क्या क्या मेन इन्वेस्टिगेशन है हमारी इसकी ट्यूबरकुलोसिस की। सबसे पहले है स्पूटम एग्जामिनेशन। स्पूटम एग्जामिनेशन मतलब बलगम की जांच। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे से भी हमें पता चल जाता है कि मतलब कि बैक्टीरिया ने कहाँ तक हार्म किया है हमको, ठीक है। मॉन्टॉक्स टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट में हम लोग इंट्राडर्मली एक पेशेंट को स्किन पे हम लोग एक इन्फेक्शन मतलब एक इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे व्हील जनरेट होता है, तो उस व्हील से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव। अगर 20 mm से ज्यादा व्हील बने, मतलब उसका अगर हम रेडियस को नापेंगे तो अगर 20 mm से ज्यादा होगा तो इसका मतलब पेशेंट पॉजिटिव है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने हमारी गवर्नमेंट ने इसमें बहुत कुछ किया, जैसे कि उन्होंने कंट्रोल प्रोग्राम्स खोले। पहला उन्होंने खोला द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जिसको एनटीपी भी बोलते हैं, और दूसरा उन्होंने खोला द डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, डीटीपी, ठीक है। इनके अब इसमें हमारे और क्या करा गवर्नमेंट ने? रेजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन बाय डिजीज, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ चीज करी हमारे गवर्नमेंट ने जिससे कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसको ये बीमारी से रेजिस्टेंस मिल सके, मतलब रेजिस्ट हो सके। अगर वो बैक्टीरिया बॉडी में आ भी गया तो भी वो हमें बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, हम तो इस चीज को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने क्या करा? गुड सोशल कंडीशन, सेटिस्फैक्टरी हाउसिंग एंड एडिक्वेट डाइट, की पहली सोशल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। सोशल कंडीशन मतलब हाउसिंग, अच्छे से घर में रहे, मतलब ज्यादा चिपके चिपके से घर ना हो, ठीक है। ये सब चीजें, अच्छे से वेंटिलेशन हो, अच्छी एयर आए अंदर। हाँ, एडिक्वेट डाइट, एडिक्वेट डाइट मतलब अच्छे से न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस वाला खाना खाए पेशेंट, उसकी डाइट में पूरे न्यूट्रिशन हो, सारे वाइटामिन हो, ठीक है, ये सब चीजें हो। बीसीजी, बीसीजी वैक्सीनेशन मिले बच्चे को, जैसा ही पैदा होगा आफ्टर बर्थ हम बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। फिर उसके बाद है सेकंड वन, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन बाय, और ह्यूमन का इन्फेक्शन हम कैसे, जब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में उन्होंने किया कि रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन बाय, कैसे रिडक्शन कर सकते हैं ह्यूमन इन्फेक्शन का। फर्स्ट वन इज डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, मतलब अगर किसी इंसान को, किसी पेशेंट को, किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन है तो हम उसको तुरंत डिटेक्ट कर ले, मतलब तुरंत पहचान ले, और उसको पहचान के पता लगा के उसका एकदम से आइसोलेशन पे भेज दे। तो इससे क्या होगा? किसी एक इंसान को अगर टीबी होगा तो वो आइसोलेट होके रहेगा, इससे वो और किसी को नहीं फैला सकता। तो हमारा ये, इससे भी हमारे चांसेस होंगे कि हमारे जो केसेस है वो कम हो जाए, ठीक है। स्पूटम, जल्दी से जल्दी स्पूटम एग्जामिनेशन करो, एक्सरे करो, चेस्ट एक्सरे। एमएक्स मतलब मॉन्टॉक्स टेस्ट करेंगे, ठीक है। कीमोप्रोफिलेक्सिस, कीमोप्रोफिलेक्सिस मतलब प्रिवेंशन बाय सुटेबल एंटी टीबी एजेंट, और पेशेंट को हम कीमोप्रोफिलेक्सिस देंगे, मतलब अभी टीबी हुआ नहीं उससे पहले ही हमने उसको ऐसा मेडिसिन दे दिया, मतलब बीसीजी दे दिया, जिसकी वजह से उसका कि जो इन्फेक्शन अगर उसको होगा भी तो उसकी बॉडी उससे रेजिस्ट कर लिया है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इंजेक्शन इन मिल्क, ठीक है। जो मिल्क बच्चा पीता है उसमें ट्यूबरकुलोसिस का इंजेक्शन डाल दिया। बाय पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, कैसे?
मिल्क का पेस्चराइजेशन करके। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मतलब कि क्या क्या ऐसे ड्रग्स है हमारे जो हम मेनली ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट को देते हैं। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट लाइन एजेंट, फर्स्ट लाइन एजेंट में आइसोनियाजाइड, सेकेंड लाइन एजेंट में इथाम्ब्यूटॉल या फिर इथाइनामाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमारा ये सब चीज ट्यूबरकुलोसिस का मतलब साइन एंड सिम्टम्स है। सबसे पहला फैटिग रहेगा पेशेंट को, मेलेस रहेगा, मेलेस मतलब पूरी बॉडी वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस रहेगा, कफिंग होगी पेशेंट को, लो ग्रेड टेम्परेचर, लेट आफ्टरनून मतलब बुखार रहेगा रात रात के समय पे, क्रोनिक कफ प्रोडक्टिव, क्रोनिक कफ प्रोडक्टिव मतलब खांसी रहेगी लंबे समय तक, और प्रोडक्टिव मतलब कि स्पूटम बलगम भी निकलेगा उसमें, नाइट स्वेट्स, नाइट में पेशेंट को बहुत पसीना आएगा, ठीक है। और हीमोप्टाइसिस एडवांस स्टेज, हीमोप्टाइसिस मतलब कि रात मतलब जब पेशेंट जब बलगम थूकेगा अपना तो उसमें खून भी निकलेगा उसको, ठीक है। तो ट्रीटमेंट उसका इन्होंने एक पिक्टोरिकल फॉर्म में दे रखा है कि ट्रीटमेंट टीबी मेडिकेशन हमारा 6 से 12 महीने तक चलता है। अगर पेशेंट हमारे पास टीबी का आए तो हम उसको बेड रेस्ट करने के लिए देना है, बोलना है अंटिल सिम्टम्स, जब तक उसके सिम्टम सबसाइड ना हो, ठीक है। रेस्पिरेशन आइसोलेशन अंटिल नेगेटिव स्पूटम, और पेशेंट को हमें आइसोलेशन पे ही रखना है जब तक कि उसका जो बलगम जांच में नेगेटिव रिपोर्ट ना आए। फ्रीक्वेंटली आउट पेशेंट बेसिस, और ज्यादातर हम इसमें आउट पेशेंट्स देखते हैं। आउट पेशेंट्स मतलब कि पेशेंट बाहर से आएगा, ओपीडी में दवाई लेके चले जाएगा। आईपीडी पेशेंट मतलब इन पेशेंट बेसिस, आईपीडी डिपार्टमेंट में हम बहुत इन पेशेंट हम बहुत जब सीवियर केसेस हो गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस का तभी रखेंगे पेशेंट को। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग करते हैं टीबी स्किन टेस्ट, टीबी स्किन टेस्ट को हम मॉन्टक्स टेस्ट बोलेंगे, चेस्ट एक्सरे करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, स्पूटम बलगम जांच पेशेंट की करवाएंगे। फिर ये सब था हमारा ये ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। तो अभी हम रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ रहे हैं, उसमें पहला है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे इसका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स also called varicella, चिकन पॉक्स को हम वेरिसेला भी बोलते हैं, occurs mainly in children under 10 years of age, और ये ज्यादातर बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के होते हैं उनको होती है, अनकॉमन इन एडल्ट्स, और ये ज्यादातर एडल्ट्स में नहीं देखने को मिलती। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 14 से 16 दिन, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट मतलब किसकी वजह से ये होता है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस, वीजेड वायरस भी बोलते हैं हम इसको। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कैसे ये ट्रांसमिट होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, वो है चिकन पॉक्स इज मेनली ये स्प्रेड होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। फ्रेशली कंटेमिनेटेड फ्रोमाइड्स यूज बाय पेशेंट कैन ट्रांसमिट डिजीज, इसका मतलब है कि अगर किसी पेशेंट ने फॉर्माइड्स यूज करे, फॉर्माइड्स मतलब कि उसने वो बर्तन, वो उसकी ओढ़ने चादर ओढ़ने के लिए, ठीक है, उसका बेड, उसके पहने हुए कपड़े, उसका तौलिया, वो फ्रेशली उसने यूज करे, उसका भी डिजीज है, उसको बीमारी है, और आपने बिन धोए उसका बिन उसको अच्छे से डिसइंफेक्टेंट करके किसी और ने यूज कर लिया तो ऐसे दूसरे को भी बीमारी इजिली हो सकती है। वायरस कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर एंड मे अफेक्ट फीटस, तो जो वायरस है वो माँ से बच्चे को भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और उसको उस समय पे चिकन पॉक्स हो गया तो वो इजिली बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स इसके हैं फीवर, बुखार होगा, ठीक है, अपेयरेंस ऑफ रैश इन फॉर्म ऑफ क्रॉप ऑन ट्रंक फेस एंड लिम्स, ठीक है, बुखार रहेगा, अपेयरेंस ऑफ रैश, पेशेंट को रैशेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप, कहाँ कहाँ पे होंगे, क्रॉप की फॉर्म में, ट्रंक पे होंगे, ठीक है, फेस मुंह पे, लिम्स पे, ट्रंक मतलब धड़, ठीक है। मैक्यूल्स, मैक्यूल्स क्या होता है, स्मॉल फ्लैट कलर्ड स्पॉट ऑन स्किन, छोटे छोटे बिल्कुल फ्लैट सरफेस में जब स्पॉट्स हमारे बन जाते हैं उसको मैक्यूल्स बोलते हैं। अपेयर फर्स्ट एंड विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और ये पहले जो 24 घंटे होते हैं जब किसी को ये वाला वायरस ने अफेक्ट करा होता है, जब वो उसकी बॉडी में पहुंचा तब से 24 घंटे के अंदर हमें जो दाने निकलेंगे बॉडी में हम उसको मैक्यूल्स बोलेंगे, और ये जो फर्स्ट टाइम निकलेंगे उसको मैक्यूल्स, और विद इन 24 आवर्स ये निकलते हैं। लीजन्स आर अपेयर, ठीक है, then lesions become dry to form scabs, ठीक है, और उसके बाद ये सूखने से लग जाएंगे धीरे धीरे।
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, और इसका हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्पेसिफिक वी जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन, हम बच्चे को वी जोस्टर का इंजेक्शन लगाएं, वैक्सीनेशन लगाएं, यूज ऑफ लोकल एंटीसेप्टिक लाइक क्लोरोहेक्सिडिन, ठीक है, और लोकली एंटीसेप्टिक हम उसको पेशेंट को लगा सकते हैं उसकी जहां उसको इन्फेक्शन हुआ है, जहां उसको मैक्यूल्स और दाना निकला है वहां पर। इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोग्रेस गिव एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसका बढ़ रहा है तो हम उसको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। ट्रांसमिशन प्रिवेंटेड बाय आइसोलेशन ऑफ पेशेंट फॉर 5 to 7 days, और जो ट्रांसमिशन है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि एक से दूसरे का ना हो। वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जब हम पेशेंट को आइसोलेशन में रख देंगे 5 से 7 दिन के लिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल्स यूज्ड बाय पेशेंट आफ्टर क्योर, और जो जितना भी आर्टिकल्स पेशेंट की यूज कर रहे हैं हम उसको स्टेरिलाइजेशन के लिए भेज देंगे जब पेशेंट ठीक हो जाएगा, ताकि उसको वो कोई और भी यूज कर सके। तो सेकंड हमारा संचारी रोग मतलब कम्युनिकेबल डिसीज है इन्फ्लुएंजा, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू फैलता है। इन्फ्लुएंजा को हम नॉर्मली फ्लू भी बोलते हैं। एक्यूट एंड हाईली इंफेक्शियस डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये हमारा बहुत छोटे समय के लिए लेकिन बहुत ही हाईली इंफेक्शियस होता है, जैसे खांसी जुकाम, ये सारा हमारा इन्फ्लुएंजा के अंदर आता है, ठीक है। अकर्स पीपल ऑफ ऑल एजेस, ये किसी भी उम्र के इंसान में हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड है अबाउट 1 to 2 days। तो जैसे ही इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आके इन्फेक्ट कर दे, उसके 1-2 दिन बाद हमको इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, 24 से 48 आवर्स के बीच में। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका इन्फ्लुएंजा वायरस ABC, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन्फ्लुएंजा इज मेनली स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फ्रेशली कंटेमिनेटेड फ्रोमाइड्स, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि कोई पेशेंट को अगर इस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड है, उसने आपके सामने आके छींक दिया या फिर अपना नोज ब्लो कर ली, थूक दिया, तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। फ्रेशली कंटेमिनेटेड फॉर्माइड्स मतलब कि अगर उसने जैसे टॉवल यूज करा या कोई रुमाल यूज करा और वही सेम चीज आपने भी यूज कर ली, तो वो आपको भी होने के पूरे पूरे चांसेस है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब आप उसके साथ डायरेक्टली किसी काम में कॉन्टेक्ट में आ गए, आपने कुछ मास्क कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ गए, ठीक है, तो इससे भी आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। फिर साइन एंड सिम्टम्स है हमारा फीवर अप टू 102 डिग्री सेल्सियस, मतलब बुखार हो सकता है 102 तक या इससे भी ज्यादा। मेलाइज, चिल्स, हेडेक, बैकिंग मतलब शरीर थका रहेगा पेशेंट का, चिल्स उसको ठंड लगेगी, सर दर्द रहेगा, कमर दर्द रहेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख बिल्कुल उसकी चली जाएगी। फेस इज फ्लश, फेस उसका मुंह उसका एकदम लाल सा रहेगा, सूजा सूजा सा। इफ इग्नोर अदर सीवियर अफेक्ट अकर, और अगर आपने इग्नोर कर दिया उस चीज को ध्यान में नहीं रखा तो और भी सीवियर अफेक्ट पेशेंट को हो सकते हैं इफेक्ट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रिंग पॉलीवेलेंट इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन, जब हम पेशेंट को मतलब अभी किसी पहले ही उसको पॉलीवेलेंट इन्फ्लुएंजा वायरस का इंजेक्शन लगा दें। आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्टेड केस, और ऐसे केसेस जिसमें हमको लग रहा है कि ये सस्पेक्टेड हो सकता है उनको आइसोलेट करके रख दें। स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी अवॉइडेड, और ऐसी पब्लिक प्लेस में थूकने से हम मना कर दे, पाबंदी लगा दे। पीपल मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट हेल्दी हैबिट्स, अब जो लोग हैं हमारे आम जनता है उनको हम एजुकेट करें हेल्दी हैबिट्स के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या हैबिट्स हैं जो अच्छी होती हैं, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम बताते हैं। ट्रीटमेंट इसका ये है, फर्स्ट है हमारा बेड रेस्ट अंटिल फीवर हैज सबसाइडेड, मतलब बेड रेस्ट बिस्तर में आराम करने के लिए पेशेंट को बोले तब जब तक उसका बुखार उस गया ना हो। एनाल्जेसिक, उसको पेशेंट को क्योंकि हमारा सर दर्द होगा और कमर दर्द होगा तो उसके लिए हम उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं। ड्राई कफ सप्रेसेंट, ठीक है, पेशेंट को सूखी खांसी हो सकती है तो हम इसको नॉक्साकैपिन भी दे सकते हैं। एंटीवायरल में भी यूज, और पेशेंट को हम एंटीवायरल मेडिसिन भी देंगे। अब हमारा है वूपिंग कफ, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी, ठीक है। वूपिंग कफ हमारा ये भी हमारा रेस्पिरेटरी का ही डिजीज है, ठीक है। तो वूपिंग कफ हमारा को हम पर्टूसिस भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉज पर्टूसिस। हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है।
अकर पीपल ऑफ ऑल एजेस, ये हर एज के लोग को हो सकती है, ओकेजनली आफ्टर 10 ईयर्स, और ये ज्यादातर 10 साल के बाद होती है। मोस्टली अकर्स इन अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, और ये ज्यादातर ऐसे बच्चे जिनको 5 साल से जो कम है और उनको इंजेक्शन नहीं लगे हैं अभी हमारे, ठीक है, तो उनको होने के बहुत चांसेस होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड है हमारा 7 से 14 दिन के बीच। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बॉर्डिटेला पर्टुसिस, मतलब इसकी वजह से हमें बॉर्डिटेला पर्टुसिस की वजह से हमको ये इन्फेक्शन हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारा, इन्फ्लुएंजा इज मेनली स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हमको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। आर्टिकल फ्रेशली इन्फेक्टेड बाय डिस्चार्जेस, मतलब ऐसे आर्टिकल जिसमें पेशेंट ने डिस्चार्ज किया हो, मतलब अपना नोज ब्लो करिए या फिर अपना जैसे उसको बलगम आ रहा हो उसमें उसने डाल दिया या जो भी किया, ठीक है, और आपने सेम उस चीज को यूज कर लिया, तो इससे भी आपको ये इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस है। प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, वो कैसे होगा? पहला है चिल्ड्रन इम्यूनाइज विद डीपीटी वैक्सीन, जो जैसे बच्चे पैदा होते हैं तब हम उनको डीपीटी वैक्सीन लगाएं। डीपीटी में क्या होता है? डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस वैक्सीन, ठीक है। पेशेंट टू बी पेशेंट पुट टू बेड इन वेल वेंटिलेटेड रूम, और पेशेंट को हमें बेड में रखना है, उसका बेड रेस्ट देना है कंप्लीटली, और वो रूम पूरा अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब अच्छे से उसमें हवादार होना चाहिए, रोशनीदार होना चाहिए वो रूम। Discharges from nose and throat should collect properly on paper and disinfected on patient। अगर अपना नोज साफ कर रहा है या फिर थ्रोट से कुछ उसको बलगम या कुछ निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो उसको हमें प्रॉपरली डिस्कार्ड करना चाहिए, मतलब प्रॉपरली फेंकना चाहिए, या फिर हम पेशेंट को कलेक्ट करने के लिए एक पेपर भी देख सकते हैं, हम बोले कि इसमें अपना कलेक्ट करके रख लो और उसको बाद में हमें अच्छे से डिसइंफेक्टेंट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, ये हमारा एंटीबायोटिक, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं। अब हमारा है अगला रोग, वो है मीजल्स। मीजल्स को ऑल्सो कॉल्ड रूबेला, रूबेला भी बोलते हैं। अकर्स इन चिल्ड्रन 3 to 5 ईयर्स के उम्र के बच्चों के बीच में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका अबाउट 8 to 14 डेज, 8 से 14 दिन के भीतर इसके हमें लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रूबेला वायरस, ठीक है, रूबेला वायरस की वजह से हमको ये डिजीज होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन्फ्लुएंजा इज मेनली स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और इन्फ्लुएंजा हमारा कैसा मेनली किससे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या फिर अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी पर्सन के आ गए तो। साइन एंड सिम्टम्स है हमारे, इसके स्टेजेस होते हैं, ठीक है, हमारे 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 को कैथरल स्टेज बोलते हैं और स्टेज 2 को स्टेज ऑफ एरप्शन बोलते हैं। कैथरल स्टेज मतलब स्टेज 1 में क्या होगा? बुखार रहेगा पेशेंट को, रनिंग नोज मतलब नाक हमेशा बहती रहेगी, कफ रहेगा, खांसी, अपेयरेंस ऑफ रेड स्पॉट इन माउथ, माउथ में उसके रेड रेड कलर के, लाल लाल कलर के दाने आने लग जाएंगे, वाटरी ऑफ आईज, आंख हमें आंखों से पानी बहेगा उसको, ठीक है। अब हमारा सेकंड है स्टेज ऑफ इरप्शन। स्टेज ऑफ इरप्शन मतलब है रेड रैश सीन एट बैक ऑफ ईयर एंड फोरहेड अलोंग द हेयर लाइन, रेड कलर के रैशेस उसके कान के जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पे दिखेंगे, ठीक है। और फोरहेड मतलब माथे पे भी उसके जाओ, जहाँ अलोंग विद हेयर लाइन मतलब जो हेयर लाइन हमारी होती है वहां पे भी उसको रेड कलर के छोटे छोटे रैशेस दिखाई देंगे। रैश स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, और जो रैशेस हैं उसके रेड कलर के छोटे छोटे से वो उसकी पूरी बॉडी में ही मेनली दिखाई देंगे। प्रिवेंशन करने के लिए हमें करना है बाय लाइव एट्यूनेटेड मीजल्स वायरस ओवर 1 ईयर ऑफ एज, हमें बच्चे को 1 साल की उम्र में लाइव एट्यूनेटेड मीजल्स वायरस लगाना चाहिए, मतलब वो ऐसा वैक्सीन जो जिसमें लाइव हमारे वायरस होंगे, मीजल्स का वायरस होगा, लेकिन एटेन्यूएटेड वायरस में क्या होता है कि वो मीजल्स का वायरस तो हमारी बॉडी में होगा, लेकिन वो इतना जो पॉजिटिव एजेंट जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही थी वो उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमें इम्यूनिटी देगा कि बाहर से अगर वो दोबारा वायरस आएगा तो उससे उसको वो रोकेगा, ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन बाय ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन, मतलब नॉर्मली जो इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी में बनते हैं,
कंट्रोल, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट फॉर 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैशेस, जैसे ही उसको रैशेस दिखाई देने लगे हमें, उसके 7 दिन तक हमें पेशेंट को अंदर आइसोलेट करके रखना है। इम्यूनाइजेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, और फिर जितने भी लोग उसके कॉन्टैक्ट में आए उनका इम्यूनाइजेशन करना है। आर्टिकल शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड, और जो आर्टिकल्स है वो हमें प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे इन्फेक्शंस थे वो हमने जो आज पढ़े वो सारे हमारे रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन थे, ऐसे इन्फेक्शन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होके गुजरते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड डिजीज, मतलब ऐसे इन्फेक्शंस जो हमें किसी आर्थ्रोपोड से हुए हो, जैसे कि किसी मच्छर से, किसी चूहे से, ठीक है, किसी फिलेरिया के वॉर्म से, मतलब इन सब से हुए हो, आर्थ्रोपोड वाली क्लासेस से जो होते हैं। ठीक है।